2 अगस्त 2019 की रात एक कामना नाम की लड़की अपने पति अशोक के साथ अपने ही घर में मौज मस्ती कर रही थी। फिर एकदम से उसके घर उसी रात अचानक फायरिंग शुरू हो गई। उसी फायरिंग में इस कामना नाम की महिला की तो मौत हो गई और इसका पति अशोक वो जिंदा बच गया। क्यों इस लड़की को मारा गया था, इसके पीछे का सच क्या था? क्या कामना को मारने का हाथ इसके पति का ही था या फिर कुछ और? जानेंगे आज इस पूरी स्टोरी के बारे में। उससे पहले मेरा नाम है करुण और आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट की एक और कमाल की चौंका देने वाली स्टोरी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट में पिक में लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको मैं शाउट आउट देने वाला हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून शहर की। 29 अगस्त 2019 के दिन कामना अपने घर में बड़ी ही खुशी से रह रही थी। साथ में उसका बच्चा और उसका पति अशोक भी मौजूद था। फिर अचानक से उसके घर फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। कामना दिखने में भी बहुत सुंदर लड़की थी और वो अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जब कामना के घर फायरिंग की गई और कामना को गोली लगी और साथ में उसके पति अशोक को भी गोली लगी और जब उन्हें देखा गया तो ये बात तो साफ हो चुकी थी कि ये गोलियां सिर्फ और सिर्फ कामना को मारने के लिए ही चलाई गई थी और अशोक को सिर्फ एक गोली लगी थी, वो भी उसकी बॉडी से छू कर पार जा चुकी थी, जिससे कि ये गोली अशोक को लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। अब बात करते हैं कि इन दोनों की शादी कैसे हुई, ये दोनों मिले कैसे। तो जो अशोक था, अशोक एक डीजे पर काम किया करता था और वहीं पर किसी पार्टी या फंक्शन में अशोक की मुलाकात कामना से हुई और मिलने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत जल्दी ही बढ़ने लगी। इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। साल 2014 की बात है जब इन्होंने किसी को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। और जब अशोक ने कामना के साथ शादी की, उस टाइम तक तो इसका जो डीजे का काम था वो ठीक ठाक ही चल रहा था। तो इसने अपना काम बदलने का सोचा और इसने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद इनका परिवार बहुत अच्छे तक चल रहा था। इनकी एक बेटी भी हुई और 2019 तक आते आते ये एकदम खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया 2019 में कि इनके घर अचानक किन्हीं 3 आदमियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इनके घर फायरिंग हुई, यहाँ पर कामना की मौत हो चुकी थी और उसका पति अशोक जिंदा बच गया था। तो ये केस तो बिल्कुल सिंपल और सीधा सा है क्योंकि जो कामना का कत्ल किया गया था, जो कामना का मर्डर किया गया था, उसके चश्मदीद गवाह थे उसी के पति अशोक। इसी हिसाब से ये केस बिल्कुल नॉर्मल सा है। लेकिन इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कामना के घर पुलिस पहुंची, उन्होंने कामना और अशोक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया कि कामना तो मर चुकी है, कामना अब जिंदा नहीं है। उसके बाद उन्होंने अशोक का ऑपरेशन किया और अशोक उस ऑपरेशन में बच चुका था। हॉस्पिटल में पुलिस सिर्फ अशोक के होश में आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अशोक होश में आता है, उससे पुलिस पूछताछ करती है किन्होंने उनके घर में गोलियां चलाई, उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी तो क्या दुश्मनी थी। अशोक ने पुलिस वालों को रोते हुए कहा कि अशोक ने जिसको जॉब दिलवाई, उसका घर सेटल्ड किया, उसी ने आकर मेरे घर में फायरिंग की और मेरी पत्नी को मार डाला। उसने पुलिस वालों को ये बताया कि मेरी पत्नी का कातिल कोई और नहीं, मेरी ही बुआ का लड़का रिंकू उर्फ अजय वर्मा है। उसके साथ 2 लड़के और आए थे जिन्होंने पहले मेरी पत्नी कामना को मारा। उसके बाद मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके साथ हाथापाई हुई और फिर उन्होंने मेरे ऊपर भी गोली चला दी, जिसकी वजह से वो गोली मेरे पेट को छूते हुए चली गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। पुलिस वालों ने अशोक से पूछा कि ऐसी क्या वजह थी जो कि वो 3 बंदे आए या तुम्हारा भाई आया और उसने आते ही सीधा तुम्हारी बीवी पर अटैक कर दिया, गोलियां चला दी। उसने कोई बातचीत नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया, आते ही उसने गोलियां चला दी। ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी अपने भाई के साथ या तुम्हारी बीवी की तुम्हारे भाई के साथ? पुलिस के ये जवाब मांगने के बाद उसने बताया कि मेरी बुआ का लड़का तो पहले से ही क्रिमिनल रह चुका है। मेरी बुआ का परिवार यानी कि मेरे भाई का परिवार वो रायपुर में रहता है। उसको शुरू से ही नशे की लत है, वो हर एक चीज का नशा करता है, दारू, सिगरेट, चरस का, ड्रग्स का, हर एक चीज का नशा करता है। नशे की वजह से ही साल 2014 में एक मारपीट के दौरान मेरे भाई ने किसी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उस कांड के लिए अजय जेल भी गया। लेकिन फिर 1 साल बाद ही उसे पैरोल पर जमानत मिल गई थी। वो अब 1 साल बाद जेल से बाहर आ चुका था। वहाँ से जेल से छूटते ही अजय अपने घर गया तो घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा तेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तू इस घर में पैर नहीं रखेगा। ऐसे में अजय दर दर भटकने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर मैंने उसकी मदद की, मैंने ही उसे नौकरी
नौकरी दिलवाई कि तू काम कर, पैसा कमा और अलग रह। कुछ टाइम तक वो मेरे साथ मेरे ही घर में भी रहा और अशोक ने इतनी बात भी कही कि मैंने अजय को राजस्थान में एक अच्छी सेटल जॉब भी दिलवाई। उसने वो जॉब ज्वाइन करी और वो कुछ टाइम बाद मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया करता था। लेकिन अजय के मेरे घर आने से मेरी पत्नी कामना को अच्छा नहीं लगता था। वो नाराज हो जाती थी, वो लड़ाई झगड़ा करती थी, उससे ढंग से बात नहीं किया करती थी। बस इसी कारण उसे गुस्सा आया और वो एक दिन अपने 2 दोस्तों को लेकर आया और उसने गोलियां चलाकर मेरी पत्नी को मार डाला। पुलिस को ये सब पता चलते ही पुलिस अजय को ढूंढने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन अजय वहां पर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हमारा अजय के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी प्रकार का लिंक नहीं है। हम बहुत टाइम से अजय से मिले भी नहीं है, ना ही वो हमारे यहाँ पर आया। और उसके परिवार वालों ने तो ये भी बताया कि 1 साल पहले वो हमें हमारे घर के आसपास दिखाई दिया करता था, अपने घर आने की कोशिश किया करता था, लेकिन हम उसे अपने घर आने ही नहीं दिया करते थे। तो 1 साल पहले तक तो ऐसे ही चल रहा था और अब 1 साल हो चुका है, वो हमें यहाँ पर दिखाई भी नहीं दिया। जब पुलिस ने उनसे इतनी बात पूछी, पुलिस को ये सब पता चला, तो पुलिस को लगा कि ये अजय के माता पिता कुछ छुपा रहे हैं। वो बताना नहीं चाहते कि उनका लड़का अजय कहाँ पर है, क्योंकि अक्सर हर माँ बाप ये काम जरूर करते हैं। जब किसी माँ बाप के बेटे के ऊपर ऐसी कोई बात आती है तो फिर उसके माँ बाप उसे छुपाने की कोशिश करते ही हैं। पुलिस को ये सब लग रहा था, लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। और फिर पुलिस ने वहीं के आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। कईयों के घर भी गई, दुकान पर भी गई, जितने भी वहां का एरिया था सबसे पूछताछ की गई। तो पुलिस वालों को सिर्फ यही पता चला कि 1 साल हो चुका है, पिछले 1 साल से किसी ने भी अजय को यहाँ पर नहीं देखा। अब यहाँ पर तो अजय का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो पुलिस वापिस देहरादून आती है। देहरादून आने के बाद वो वहीं से उस केस को रीड करने की कोशिश करती है जहाँ पर कामना की हत्या की गई थी। इस बार पुलिस वालों ने कामना के पति अशोक से नहीं बल्कि उसके आसपास के घरों से पूछना शुरू किया। उन्होंने वहां पर लगा सीसीटीवी भी चेक किया। तो सीसीटीवी चेक करने के बाद उन्हें ये पता चला कि भाई वहां पर कुछ लोग तो आए थे जिन्होंने फायरिंग की, लेकिन ये जो लोग फायरिंग कर कर गए थे ये कौन थे, इसकी पहचान वहां पर सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखाई दी। उन्हें उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दिया कि ये लोग कौन थे और कहां से आए थे। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस वाले पता नहीं किस तरह का नशा कर रखा था कि उन्होंने अशोक से पूछने की बजाय वो रिंकू उर्फ यानी कि अजय को ढूंढने में लगे हुए थे, जो कि 1 साल से लापता था। बल्कि उन्हें जाना चाहिए था अशोक के पास और उनसे पूछना चाहिए था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अगर किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, किसी को ढंग से जवाब नहीं दे रहा, तो बदले में कोई आकर उसे कैसे मार देगा। ये तो कोई मारने की वजह ही नहीं हुई। पुलिस ने ये सब नहीं पूछा, बस वो सिर्फ और सिर्फ अजय को ढूंढने में लगे हुए थे। रिंकू का तो पता नहीं चल रहा था, तो पुलिस वालों ने थोड़ा सा दिमाग को यूज किया। वो ये, उन्होंने रिंकू का मोबाइल नंबर यानी कि अजय का मोबाइल नंबर पता किया और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। और उन्हें भी वहां पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो नंबर उन्हें अजय का मिला था वो नंबर बहुत टाइम से यानी कि यही लगा लो कि 1-1.5 साल से बंद जा रहा था। यहाँ पर भी पुलिस को अजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, अजय का कोई पता नहीं मिला। वो यहाँ पर भी खाली हाथ की तरह अपने वापस आ जाती है। अब यहाँ पर मुझे पुलिस वालों की एक बात अच्छी लगी, वो ये कि उन्होंने केस को सब भूल भुलाकर अपने माइंड से निकालकर दोबारा से वही शुरुआत से स्टडी करना शुरू किया। वो वापस से अशोक के पास गए। उन्होंने अशोक से पूछा कि हमें बताओ कि ये सब कैसे हुआ, और वही बात हुई। जब उन्होंने अशोक से पूछताछ की और अशोक वहाँ पर बताते हुए डगमगा गया। उसने पहले कुछ और कहा था और अब जो उसने पुलिस वालों को स्टेटमेंट दी थी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव था। पहले वाली स्टेटमेंट और जो अब अशोक ने स्टेटमेंट दी थी उसमें बहुत अंतर था। और बस यहीं पर पुलिस को समझ आ गया था कि यहीं पर अशोक ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो पुलिस ने उसके पड़ोसियों से जाकर इस बार ये पूछा कि ये जो यहाँ पर कामना और अशोक एक कपल रहता था, मियाँ बीबी रहते थे, उनके बीच का रिश्ता कैसा था। तो वहाँ पर उन्हें ये पता चला कि इन दोनों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। छोटी छोटी बात पर ये झगड़ा किया करते थे। और जब इन्होंने लव मैरिज की कोर्ट में, उस टाइम तक तो ये दोनों एक साथ काम पर जाया करते थे। अब तो ऐसा हुआ करता था कि महीनों बीत जाते थे, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा एक साथ देखना बहुत कम हो चुका था। ये बात पुलिस वालों को पता चलते ही पुलिस वालों ने अशोक और कामना के मोबाइल डिटेल्स को चेक करना शुरू किया।
अभी तक पुलिस वाले जो इस केस को रीड कर रहे थे, जांच कर रहे थे, इस केस की जांच करते हुए पुलिस वालों को 7 से 10 दिन का समय लग चुका था। इन दोनों की जब कॉल डिटेल्स को चेक किया गया तो इसमें चौंका देने वाली बातें सामने आई। जो अशोक था, अशोक का भाई अजय था, इन दोनों की बातें तो हुआ करती थी, लेकिन लंबा टाइम बीत चुका था, वही साल बीत चुका था, इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। लास्ट बात करीबन 8 या 9 महीने पहले हुई थी। लेकिन 2 नंबर पुलिस वालों को ऐसे मिले, अशोक की बात उन 2 नंबर पर कंटिन्यूसली चल रही थी। डेली उन 2 नंबर पर अशोक बातें किया करता था और वो भी लंबे लंबे टाइम तक। यहाँ तक कि जिस दिन कामना का मर्डर किया गया था उस दिन भी लंबे टाइम तक अशोक ने उन 2 नंबरों पर बात की और उससे पिछले दिन भी उतनी ही देर अशोक ने उन 2 नंबरों पर बात की। एक बात और ये पुलिस वालों को खनक रही थी कि जब कामना का मर्डर किया गया था उस दिन तक तो अशोक इन 2 नंबरों पर लंबे समय से बात कर रहा था, लंबे टाइम तक बात कर रहा था, लेकिन कामना के मर्डर हो जाने के बाद उसके 1 हफ्ते बाद तक अशोक ने उन 2 नंबरों पर कांटेक्ट भी नहीं किया और उन 2 नंबरों से भी अशोक को कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। ऐसा क्यों? ये बात सच में परेशान कर देने वाली थी। तो पुलिस ने अब इन 2 नंबरों के बारे में जानकारी निकाली कि ये 2 बंदे कौन हैं, इन नंबरों को कौन यूज करता है, और उसके बाद इन्होंने अशोक से भी पूछताछ की कि तुम बताओ कि ये 2 नंबर किसके हैं जो तुम्हारी कंटिन्यूसली बात चल रही थी। अशोक ने बताया कि ये दोनों नंबर मेरे 2 करीबी दोस्तों के हैं, जिनमें से एक का नाम है दीपक और एक का नाम है गौरव। और जब पुलिस वालों ने अशोक से उन दोनों का पता मांगा और वो उस पते पर गए तो दोनों ही अपने घर से लापता हो चुके थे, मतलब कि अपने घर नहीं थे, वो कहीं जाकर छुप चुके थे। और उन दोनों ने एक गलती की। गलती ये की उन्होंने अपने नंबरों को ऑन कर दिया। ऑन करते ही पुलिस वालों के सामने उनकी लोकेशन आ चुकी थी। पुलिस वहां पर उनकी लोकेशन पर पहुंची और उन दोनों को वहीं पर दबोच लिया। पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की कि भाई बताओ तुम्हारा अशोक के साथ क्या सीन है, ये तुम्हें कैसे जानता है और कब से जानता है। तो इन दोनों ने बताया कि हम अशोक को लंबे टाइम से जानते हैं और हम दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। और फिर पुलिस वालों ने एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने ये पूछा गौरव और दीपक से कि भाई तुम इतने गहरे दोस्त हो अशोक के और इसकी पत्नी कामना का मर्डर हो चुका है और अशोक को भी गोली लगी थी, तो तुम दोनों ने इसे फोन क्यों नहीं किया? अभी जिस दिन तक कामना का मर्डर नहीं हुआ था और ये दोनों अपने घर में थे तब तक तो तुम इससे कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ उसके बाद कि तुम दोनों ने इसे फोन करना ही बंद कर दिया? और दूसरी बात अशोक से भी पुलिस वालों ने पूछा कि भाई तुम इतने गहरे दोस्त हो, अगर इन दोनों ने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया वो तो समझ आता है, तो तुमने इन्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने तो उस दिन भी इन दोनों से बात की थी, उससे पिछले दिन भी बात की थी जिस दिन कामना का मर्डर किया गया था, तो उसके बाद क्यों नहीं? उसके बाद तुमने इन दोनों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्यों बातचीत नहीं की, क्यों नहीं बताया कि मेरी पत्नी कामना का मर्डर हो चुका है और मुझे भी गोली लगी है, मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ? बस ये सवाल पूछते ही पुलिस वालों को उन दोनों के जवाब, उन तीनों के जवाब गोल मटोल से सामने आने लगे कि नहीं नहीं ऐसी बात थी। गौरव और ये बोले कि हम थोड़ा बिजी थे, हम बाहर गए हुए थे, और अशोक ने कहा कि मुझे तो 2-3 दिन ही हुए हैं घर गए, तो मेरी बीवी की तो मौत हुई है, मैं इस दुख से बाहर ही नहीं आ पा रहा, इस वजह से मैं इनसे बातचीत नहीं कर पाया। तो पुलिस वालों को वहाँ पर थोड़ी सी बात खनकने लगी कि ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ सही नहीं है। पुलिस को इन तीनों के बातों में कुछ सच्चाई सी नहीं दिख रही थी, तो इन्होंने सख्ती से पूछताछ किया। तब इनके सामने असली बात का खुलासा हुआ, और खुलासा ये हुआ कि जिसे पुलिस कातिल समझ रही थी, अशोक ने जिसे कातिल बनाया था इस कहानी में, वो असल में 10 महीने पहले ही मर चुका था और उसे किसी और ने ही नहीं बल्कि अशोक ने ही मारा था। यानी कि सीधी सी बात थी, अशोक ने पुलिस वालों को इतना गुमराह कर दिया कि वो एक मरे हुए व्यक्ति को ही ढूंढने लगी, और पुलिस वालों को एक मरा हुआ व्यक्ति कहां से मिलता, क्योंकि अशोक ने तो उसे मारकर, उसके जलाकर, यानी कि उसका अंतिम संस्कार करके उसकी हड्डियों को तो फेंक दिया था। और अशोक ने इतनी बात भी बताई कि मैंने तो उसे मारा ही था और मेरा साथ देने वाले थे ये 2 लड़के दीपक और गौरव, और इनके अलावा भी एक आदमी और था जिसने मेरी मदद की अजय को मारने में। इस घटना का खुलासा होते ही उन 2 लड़कों ने भी ये बता दिया कि भाई अब हम तो फंस ही चुके हैं, तो पूरी सच्चाई क्यों ना बता दी जाए। और बात ये सामने आई कि कामना का मर्डर किसी और ने ही नहीं बल्कि इसके पति अशोक ने ही करवाया था। करवाया क्या, बल्कि उसने ही किया था।
और अशोक ने ये सब इस तरीके से किया कि अशोक तो घर पर ही था, हम दोनों गए बंदूकें लेकर और अशोक को बंदूक दी, हमारे हाथों में भी बंदूकें थी, तो उसने अपनी बीवी कामना पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। लगातार कई सारी गोलियां कामना के ऊपर चला दी और उसके बाद जो अशोक ने गन से गोलियां चलाई थी वो उस बंदूक को तो गायब कर दिया गया। और उसके बाद अशोक ने कहा कि तुम मुझे एक गोली मारो, गोली ऐसे मारना कि सिर्फ मेरे पेट को या मेरी बॉडी को छू कर निकले, जिससे मैं सिर्फ बेहोश हो जाऊं, मरूं नहीं। तो उसके दोस्तों ने बिल्कुल वैसा ही किया और अशोक वहीं पर बेहोश हो गया। और कामना का मर्डर क्यों किया गया था, अब बात यहाँ पर आती है। और कामना का मर्डर क्यों किया गया था, उसके पति ने उसे क्यों मारा था, अब बात यहाँ पर आती है। तो बात ये थी, बात कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, कोई पैसा नहीं, कोई दूसरा रिलेशनशिप नहीं, कोई कुछ नहीं। बात सिर्फ इतनी थी कि शादी के बाद कामना का एक दोस्त था जो कि उसकी शादी से पहले भी था, उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। बस दिन में वो 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा वो कामना अपने दोस्त के साथ बात किया करती थी, सिर्फ इतना ही। इसी वजह से अशोक के दिमाग में एक कामना को लेकर गलत छवि बनने लगी कि मेरी पत्नी ऐसे किसी और के साथ बातें कर रही है, वो शायद रिलेशनशिप में है। बस इसी गलत फहमी के चक्कर में अशोक ने कामना को मार डाला। और कमाल की बात तो ये थी कि अशोक कामना को मारने की साजिश करीब 1.5 साल से रच रहा था। उसे 1.5 साल से मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो कामना को मारे कैसे। तो अशोक ने क्राइम के सीरियल्स को देखना शुरू किया। जी हाँ, जो टीवी पर क्राइम सीरियल्स आते हैं उन्हें देखना शुरू किया कि भाई मैं कामना को यानी कि अपनी पत्नी को मारने के बाद कैसे बच सकता हूँ। तो उसने एक सीरियल ये भी देखा कि भाई अगर मैं अपनी बीवी को मार देता हूँ और ये मैं इल्जाम किसी और पर लगा दूंगा और उस पर इल्जाम लगाने से पहले मुझे उसे भी मारना होगा। जब मैं ये इल्जाम किसी मरे हुए व्यक्ति पर लगाऊंगा और पुलिस वालों को वो मरा हुआ व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, तो ये केस कुछ ही टाइम बाद खत्म हो जाएगा, इस केस का रहस्य कभी खुलेगा ही नहीं। बस इसीलिए उसने अपनी बुआ के लड़के को मोहरा बनाया। उसने जयपुर से, जहाँ पर अशोक ने अपने बुआ के लड़के अजय की जॉब लगवाई थी, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। मिलने के लिए बुलाने के बहाने उसने अजय का खून कर दिया, यानी कि उसने अजय को किसी सुनसान जगह पर बुलाकर उसे मार डाला। उसे मारने के बाद उसके दोस्तों ने उसे वहीं पर जलाकर उसकी राख को बिखेर दिया पूरी तरह और उसके ऊपर गीली मिट्टी या सूखी मिट्टी डाल दी, जिसकी वजह से किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि अजय के साथ हुआ क्या है, वो है कहाँ पर, वो मरा हुआ है या जिंदा है, किसी को कुछ पता ही नहीं था आज तक। और उसके बाद पुलिस अशोक की बताई हुई जगह पर गई जहाँ पर अजय को जलाया गया था, उसके कंकाल को ढूंढने के लिए कि कुछ तो सबूत मिलेंगे, कि हमें कुछ तो पता चलेगा कि अजय को यहाँ पर सच में मारा भी गया था या फिर अशोक अभी भी कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। तो वहाँ पर जब पुलिस वाले गए, उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें सच में कुछ कुछ जली हुई हड्डियां दिखाई दी। पुलिस वालों ने उन हड्डियों को, जो भी थोड़ी बहुत राख थी, उसे फोरेंसिक टीम के पास भेजा गया। उन्हें भी जांच के बाद यही पता चला कि हाँ, ये अजय की ही अस्थियां हैं। और बस इसी तरह एक मरे हुए आदमी के जरिए ही लगा लो कि किसी और महिला के, किसी और लड़की के मरने की गवाही उस मरे हुए व्यक्ति के थ्रू पुलिस वालों को मिल चुकी थी। और बाद में जब ये केस पूरा सॉल्व हो चुका था, उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया गया और इन तीनों को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। और जो एक व्यक्ति और मैंने आपको बीच में बताया था कि इन तीनों के अलावा एक व्यक्ति और भी था जिसने अजय को मारने के लिए इन तीनों का साथ दिया था, वो आज भी लापता है। यकीन मानिए, उसका आज भी कुछ पता नहीं चल पाया है। आज भी पुलिस उसे कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये थी कामना की स्टोरी। आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति किसी को बेवजह कैसे मार सकता है। देखा जाए तो ये केस सिर्फ बेवजह ही था, कामना का मर्डर सिर्फ बेवजह ही किया गया था। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए और साथ में पिक मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट राहुल देवनाथ को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, मेरी इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो फटाफट से आइए, मुझे फॉलो कीजिए और मैं मिलूंगा आपको एक और नई स्टोरी के साथ।